हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से विकास और सीखने के बीच संबंध को दर्शाता है। विकास और सीखने का संबंध नहीं है, सीखना विकास के बावजूद होता है, सीखने की दर विकास की दर से अधिक है, या विकास और शिक्षण अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर है। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है विकास और सीखने का संबंध नहीं है। तो विकास और सीखने का संबंध नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। विकास और सीखने का कुछ ना कुछ तो संबंध जरूर होगा। सीखना विकास के बावजूद होता है, दूसरा ऑप्शन है। तो ये तो वही बात कह रहा है कि संबंध कुछ नहीं है इस दोनों में। सीखने की दर विकास की दर से अधिक होती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। विकास और शिक्षण अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर हैं। तो विकास और शिक्षण जो है वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। शिक्षण के साथ ही आपका विकास होता है या विकास के साथ शिक्षण होता है। अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर हैं एक दूसरे पर, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किस प्रकार के प्रश्न का अंकन अधिक विश्वसनीय होगा। आपको बताना है इसमें कि किस प्रकार के प्रश्न का अंकन जो है, मूल्यांकन जो है वो अधिक विश्वसनीय होगा। दीर्घ उत्तरीय का या लघु उत्तरीय का या वस्तुनिष्ठ प्रश्न का या निबंध के प्रश्न का। तो दोस्तों दीर्घ प्रश्न में होता है जो आप उत्तर जो है बड़े विस्तार से लिखते हैं, इसलिए इसमें शिक्षक जो है जैसा कंटेंट उसमें रहेगा उसके हिसाब से नंबर देता है। लघु उत्तरीय प्रश्न और निबंध के प्रश्न, इन सब में एक ही बात कॉमन है कि इसमें जो है शिक्षक कंटेंट आप जैसा कैसा लिखे रहते हो या कैसा उत्तर देते हो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा नंबर देता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है इसमें नंबर भी फिक्स होता है, वैध भी होता है और विश्वसनीयता भी होती है, क्योंकि इसमें उत्तर जो होता है वो फिक्स होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही राइट जवाब है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा है, एक बाल केंद्रित कक्षा की विशेषता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक बाल केंद्रित कक्षा की विशेषता है। तो बताइए, कक्षा के केंद्र में बैठे बच्चे या शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की अधिगम की गतिविधियाँ, शिक्षार्थियों द्वारा चुना गया पाठ्यक्रम, बहुत निष्क्रिय शिक्षक और सक्रिय छात्र। तो बाल केंद्रित कक्षा का मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं होता है कि बीच में केंद्र में कक्षा के केंद्र में बच्चे बैठ जाएं, ये तो गलत हो गया। शिक्षार्थियों द्वारा चुना गया पाठ्यक्रम, शिक्षार्थियों द्वारा चुना गया पाठ्यक्रम ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा थोड़ी ना कहीं होता है कि बच्चे जो हैं पाठ्यक्रम का चुनाव करें। बहुत निष्क्रिय शिक्षक और सक्रिय छात्र, चौथा ऑप्शन है बहुत निष्क्रिय शिक्षक और सक्रिय छात्र। तो छात्र सक्रिय होना है लेकिन शिक्षक को निष्क्रिय नहीं होना है कि शिक्षण में शिक्षक निष्क्रिय हो जाए और छात्र केवल सक्रिय रहे। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। आपका राइट जवाब है 2 नंबर, क्योंकि इसमें कह रहा है शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की अधिगम की गतिविधियां कराना, मतलब विभिन्न प्रकार से आप अधिगम कराएंगे बच्चों को तो उनका विकास ज़्यादा अच्छे से होगा। चलिए 2 नंबर इसमें राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल को सुधारता है, मतलब इन तीनों में से बताना है किसको किसको वाइगोत्स्की के अनुसार खेल सुधारता है, भाषा, स्मृति या तर्क। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है खेल में आपका भाषा का भी विकास होता है, स्मृति का भी विकास होता है और तर्क का भी विकास होता है। तो इसमें आपका तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए सही जवाब है नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कहता है, मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। इस विद्यार्थी में प्रेरणा बताना है आपको, कौन सी प्रेरणा है। तो देखिए आप दोस्तों, विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनना है, मुझे एक महान गणितज्ञ बनना है और इससे बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए।
उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कोई बाह्य प्रेरणा नहीं है, ये बच्चे की अंतरात्मा से बात निकल रही है कि समस्या निराकरण कौशल पर प्राप्त करना चाहिए प्रभुत्व, उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम कर भी रहा हूँ। तो ये ना गणितीय प्रेरणा है और ना ही उच्च प्रेरणा है, यह है बच्चों उसकी आंतरिक प्रेरणा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यह है शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे शिक्षण सहायक सामग्री की संज्ञा दी जाती है का लाभ निम्नलिखित में से किस रूप में है। शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे शिक्षण सहायक सामग्री की संज्ञा दी जाती है, मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री है जो शिक्षण के लिए सहायक होता है, वो जो है इन चारों में से किस किस के रूप में लाभ मिलता है। या सामूहिक एवं स्व अधिगम को सहज बनाती है, या विद्यार्थी की इच्छा और ध्यान को दिशा देती है, इससे शिक्षण पुनर्बलित एवं प्रयास अभ्यास सटीक होता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यह सामूहिक एवं स्व अधिगम को भी सहज बनाती है। जैसा शिक्षण सामग्री रहेगा उसके आप जो है अच्छे से अधिगम कर सकेंगे, समूह में रहकर भी अधिगम कर सकते हैं। दूसरा नंबर है या विद्यार्थियों की इच्छा और ध्यान को दिशा देती है। सही बात है दोस्तों, अच्छी सामग्री रहेगी, अच्छी आईसीटी की सारी चीज़ें रहेंगी अधिगम वाले, तो इच्छा और ध्यान को जो है एक निश्चित दिशा प्रदान करेगी। इससे शिक्षण पुनर्बलित एवं प्रयास अभ्यास जो होता है वो सटीक होता है। तो दोस्तों अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री जब होते हैं तो बच्चों का मन पुनर्बलित रहता है, उससे बच्चे पढ़ने में ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और जो प्रयास होता है वो भी सटीक रहता है। तो आपका ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब उपरोक्त सभी नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे का विकास किससे संबंधित है। एक बच्चे का विकास किससे संबंधित है। ऑप्शन है केवल मात्रात्मक विकास, केवल गुणात्मक विकास, मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास। तो दोस्तों केवल मात्रात्मक विकास तो होता नहीं है या केवल गुणात्मक विकास नहीं होता है। आप जहाँ कहीं भी केवल शब्द दिखें तो ये नकारात्मकता की बातें करते हैं, इसका मतलब मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास दोनों होता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, राइट जवाब। आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का संघटक कौन नहीं है। तो इसमें बताना है आपको कि आवश्यकता अभिप्रेरणा का संघटक नहीं है, या उद्दीपन नहीं है, या अंतर्नोद नहीं है, या फिर संवेग नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हिलगार्ड एक मनोवैज्ञानिक हैं। हिलगार्ड ने अभिप्रेरणा के लिए 3 चीज़ें बताई। अभिप्रेरणा के लिए 3 चीज़ें बताई। एक उन्होंने बताया कि आवश्यकता जो है वो अभिप्रेरणा के लिए ज़रूरी होता है। किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तभी आप उस कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होंगे। और फिर उद्दीपन, दूसरा उन्होंने बताया उद्दीपन, जब तक आप आवश्यकता होगी तो आपको उस वस्तु की प्राप्ति करनी होगी, उस चालक की प्राप्ति करनी होगी जिससे आवश्यकता पूरी हो सके। तो उसके बाद और फिर बताया अंतर्नोद, चालक की आवश्यकता पूरी करने के बाद जो सुख या शांति मिलता है उसे अंतर्नोद कहते हैं। सीधा हिलगार्ड ने कहा है आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो कि क्रियाशीलता और प्रारंभिक व्यवहार की ओर ले जाती है। उद्दीपन बाहरी वातावरण की कोई वस्तु है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। इस प्रकार तृप्ति की क्रिया से अंतर्नोद के तनाव को कम करती है। तो इसका मतलब ये तीनों आपकी अभिप्रेरणा के संघटक हैं, और संवेग जो है ये कोई अभिप्रेरणा का संघटक नहीं है, तो आपको इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। इसमें आपको जो विशेषताएं नहीं है वो आपको बतानी है। वे दूसरों के साथ अपरिपक्व संबंध बना सकते हैं, वह समय पर कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, वे बहुआयामी नहीं हो सकते हैं, शिक्षण संबंधित कौशल में आसानी से निपुणता हासिल नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों धीमी गति से जो सीखने वाले छात्र होते हैं उनकी विशेषताएं ये सब होती हैं। ये दूसरों के साथ अपरिपक्व संबंध नहीं बना सकते, ये बात बिल्कुल सही है। वे समय पर कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। ये समय पर कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो धीमी गति से सीखने वाला छात्र है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी जिसे वो समय पर कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकता है। वे बहुआयामी नहीं हो सकते हैं। वो धीमी गति से सीखने वाला छात्र है तो वो बहुआयामी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए ये बात सही है बिल्कुल। शिक्षण संबंधित कौशल में आसानी से निपुणता हासिल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये बात भी सही है, क्योंकि वो जब पहले से ही उसकी जो सीखने की क्षमता है वो बहुत धीमी गति से हो रही है तो संबंधित कौशल में आसानी से निपुणता नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए आपका नहीं वाला पूछा है, इसलिए 2 नंबर आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रिया अवस्था कितनी आयु समूह का बच्चा दिए गए अधूरे पैटर्न को पूरा करना सीख जाता है? तो संज्ञानात्मक इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछी है। तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होती है। ये कुछ ना कुछ थोड़े या अधूरे पैटर्न दोगे तो आप उनको ये पूरा करना सीख जाते हैं, इसलिए आपका राइट जवाब है 2 नंबर। 0 से 2 वर्ष ये संवेदीगामक अवस्था होती है दोस्तों। ये होता है औपचारिक और ये होता है मूर्त संक्रियात्मक या मूर्त। ये 2 से 7 होता है गति। दोस्तों 2 से 7 वर्ष होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका दूसरा नंबर सही जवाब है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? अधिगम की प्रकृति के बारे में आपको जो सही नहीं है उसको बताना है। अधिगम सार्वभौमिक और निरंतर है, ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम जो है वो सार्वभौमिक और निरंतर है, अधिगम हमेशा होता रहता है आपका। वृत्ति और सजगता अधिगम है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्य निर्देशित होता है, बिल्कुल दोस्तों। अधिगम जो होता है उसका एक लक्ष्य निर्धारित होता है, ये भी जवाब सही है। अधिगम एक प्रक्रिया है ना कि उत्पाद है। तो दोस्तों अधिगम सीखना एक प्रक्रिया ही होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। इसमें ऑप्शन दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है, वृत्ति और सजगता अधिगम है, ये बिल्कुल गलत है। और आपको इसमें नहीं वाला बताना है कि अधिगम की विशेषता जो नहीं है वो है वृत्ति और सजगता अधिगम है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए आपका राइट जवाब यही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रभावी शिक्षण कब होता है? आपको बताना है प्रभावी शिक्षण कब होता है। पहला ऑप्शन है जब अधिगम छात्रों की तैयारी से स्वतंत्र होता है। इसका मतलब है कि अधिगम जो है वो तैयारी से, छात्रों की बिना तैयारी से ही अगर अधिगम कराने लगते हैं तो ये सही है। तो इसका मतलब ये गलत है दोस्तों, क्योंकि बिना तैयारी के कोई अधिगम हो नहीं सकता है। एक पारंपरिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण जो होता है वो पारंपरिक कक्षा नहीं, बिल्कुल ज़्यादातर आपको समावेशी कक्षा में अच्छे से शिक्षण हो सकता है। कक्षा के वातावरण का विद्यार्थियों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये गलत है। अधिगम में सबसे ज़रूरी वातावरण ही होता है, जैसा आपका वातावरण रहेगा अधिगम वैसा ही होता है। तो शिक्षण में वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए आपका ये जवाब गलत है। आपको बताना है प्रभावी शिक्षण कब होता है। तो जब कोई छात्र सीखने के लिए तैयार होता है, पूर्ण रूप से मानसिक रूप से जब कोई छात्र तैयार होता है तो अधिगम उस समय ज़्यादा प्रभावी होता है। चलिए दोस्तों आपका आंसर इसमें है 4 नंबर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीखना औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में होता है। सीखना व्यवहार को संशोधित करता है। सीखना पर्यावरण के साथ बातचीत करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों सीखना औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्थितियों में होता है, इसमें कोई एक स्थिति की बात नहीं है। सीखना व्यवहार को संशोधित करता है, ज़रूर दोस्तों। आप जब कोई नया चीज़ सीखते हैं तो उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, यही अधिगम कहलाता है। सीखना पर्यावरण के साथ
बातचीत करने की प्रक्रिया। जरूर दोस्तों, सीखना जो है आप उसके पर्यावरण के साथ उसका समन्वय करते हैं। इसका मतलब आपका ये तीनों जवाब सही है। तो पहले ऑप्शन में तीनों ऑप्शन है, इसका राइट जवाब पहला हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। आप सोफे जैसे बड़ी वस्तु को अपने घर में ले जा रहे हैं। आप पहले इसे सामने के दरवाजे से अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं और यह अटक जाता है। फिर आप इसे पिछले दरवाजे से आजमाते हैं या फिर नहीं फिट नहीं होता है। फिर आप इसे डबल आंगन के दरवाजे से घुमाते हैं, यहाँ पे घुमाते होना चाहिए, दरवाजों से घुमाते हैं और यह फिट बैठता है। आपने अभी अभी निम्न में से किस प्रकार के अधिगम का प्रयोग किया। तो दोस्तों आपको बताना इसमें आपने किस प्रकार के अधिगम का प्रयोग किया। अनुकरण द्वारा अधिगम, प्रयत्न और त्रुटि द्वारा अधिगम, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम या अवलोकन द्वारा अधिगम। तो दोस्तों इसमें अवलोकन का तो कोई रोल नहीं है, अंतर्दृष्टि या सूझ से भी आपने काम नहीं किया इसमें। अनुकरण, किसी का आप अनुकरण नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आप इसमें कई बार प्रयत्न कर रहे हैं, त्रुटियां हो रही हैं, उसके बाद आप इसमें सीखते हैं। तो आपका ये 2 नंबर राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिगम संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। आपको बताना है कब कब निर्भर करता है। अधिगम जो है वो संज्ञानात्मक विकास पर दोस्तों सदैव निर्भर करता है। अधिगम से आपका संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। इसका राइट जवाब 1 नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। शिवानी सूचना के स्पर्शपूर्ण प्रतिनिधित्व के माध्यम से या हाथ से चीज़ों का पता लगाने के माध्यम से जानकारी को सबसे अच्छी तरह समझती है। शिवानी के पास निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की शैली है। दोस्तों इसमें देखिए आपको बताना है शिवानी के सूचना बताना है कि कौन सी अधिगम शैली है। इसमें देखिए दोस्तों शिवानी जो है वो सूचना के स्पर्शपूर्ण प्रतिनिधित्व के माध्यम से चीज़ों का पता लगाती है। तो स्पर्शपूर्ण आपका बता रहा है, तो स्पर्श मतलब संवेदना के हिसाब से, दृश्य का इसमें कोई रोल नहीं है, श्रवण का भी कोई रोल नहीं है, पठन या लेखन के बारे में कुछ बताया नहीं इसमें। इसका मतलब गति संवेदी, आप स्पर्श कर से चीज़ों को महसूस करते हैं। इसका मतलब राइट जवाब आपका 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला 17 नंबर का क्वेश्चन। अधिगम प्रक्रिया में बालक प्रयास करता है, प्रयास करते हुए वह त्रुटि करता है और अपनी त्रुटियों से ही सीखता है। सीखने का यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्किनर। तो दोस्तों इसमें अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो इसमें राइट जवाब जो हो जाएगा दोस्तों थॉर्नडाइक हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने ही अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। इसका राइट जवाब 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौशल के विकास के बारे में आपकी क्या राय है। एक ही मानसिक आयु के बच्चे एक ही गति से सीखते हैं या संभव है कि एक ही मानसिक उम्र के बच्चे एक ही गति से सीखने में सक्षम ना हों, या उन बच्चों की मानसिक आयु जो एक ही गति से सीखते हैं समान है, या ये सभी। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट जवाब है जो यह संभव है कि एक ही मानसिक उम्र के बच्चे एक ही गति से सीखने में सक्षम ना हो, क्योंकि दोस्तों सभी जो बालक होते हैं वो एक विशिष्ट बालक होते हैं, वो सीखने के लिए उनकी दर जो है अलग अलग होती है। तो इसमें यही राइट जवाब हो जाएगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों नहीं बताना, नकारात्मक वाला बताना है। शिक्षण एक परस्पर अंतःक्रिया है, शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया केवल कक्षाओं तक ही सीमित होती है। तो बताइए दोस्तों शिक्षण एक परस्पर अंतःक्रिया है। जरूर दोस्तों ये शिक्षण जो होती है परस्पर अंतःक्रिया है, इसका मतलब ये सही है। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, जरूर दोस्तों, क्योंकि इसमें शिक्षक का होना जरूरी होता है, बालक या छात्र का होना जरूरी है और पाठ्यक्रम का जरूरी है होना, इसलिए ये त्रिआयामी प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। जरूर दोस्तों शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। शिक्षण प्रक्रिया केवल कक्षाओं तक सीमित है, गलत है ये दोस्तों, गलत है। केवल कक्षाओं तक नहीं है, शिक्षण आप खेल के मैदान से भी कर सकते हैं, कहीं से भी बाहर से भी कर सकते हैं। अधिगम प्राप्त करते हैं वो शिक्षण के रूप में होता है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, एक बच्चे की सामाजिक परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। सामाजिक परिपक्वता का एक संकेत जो बताना है आपको, पेशीय समन्वय, लंबाई में तेजी से वृद्धि, पढ़ने और लिखने में सक्षम होना, दूसरों की उपस्थिति के बारे में जागरूकता। तो दोस्तों पेशीय समन्वय का इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है। सामाजिक, आपको इसमें सामाजिकता तो है नहीं कुछ। लंबाई में तेजी से वृद्धि, इसमें भी सामाजिकता नज़र नहीं आ रही। पढ़ने और लिखने में सक्षम होना, ये कोई सामाजिकता की बात नहीं होती है। दूसरों की उपस्थिति के बारे में जागरूकता, दूसरों की उपस्थिति के बारे में जागरूकता का मतलब है कि आप समाज में बैठे हुए हैं, अगल बगल के लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं या कुछ सिखाते हैं, तो ये सामाजिक परिपक्वता का एक उदाहरण होता है। इसका राइट जवाब यही हो जाएगा 4 नंबर। तो चलिए दोस्तों आज किए हैं, चलिए